हाय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, हम बोर्ड के लिए एक सीरीज करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेके बोस केमिस्ट्री कैप्सूल फॉर क्लास 12th। 11th की भी मैं स्टार्ट करूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज हम इस सीरीज में क्लास 12th की केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें मिनिमम दो कंपोनेंट्स होंगे या मैक्सिमम दो से ज्यादा। तो बेटा क्या होता है सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो बेटा सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब यहां पे सवाल है, सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? क्योंकि अगर हमें होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आया तो हमें क्या समझ में आएगा? हमें समझ में आएगा बेटा सॉल्यूशन। तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम कंपोनेंट्स को अपनी नेकेड आई से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर बेटा एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम कंपोनेंट्स को अपनी नेकेड आई से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में बेटा मैंने रखा शुगर, रखा साल्ट, रखा ग्लूकोज, रखा। इनको मैंने मिलाया वाटर में। जरा बेटा मुझे बता, आफ्टर मिक्सिंग विल यू बी एबल टू डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई दिस इज शुगर पार्टिकल, दिस इज साल्ट पार्टिकल, this is glucose particle? If not, that means it's a homogeneous mixture, and if it's a homogeneous mixture, that means it's a solution. ठीक है ना बेटा? तो homogeneous mixture क्या होता है? that mixture that mixture in which components cannot be differentiated by naked eye। एक ऐसा मिक्सचर जहां पे हम नेकेड आई से कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो बेटा जब आप सॉल्यूशन सुनते हो तो आपके दिमाग में बस आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, आपके दिमाग में आई होगी लिमत्रिश। लेकिन मेरे बेटे, ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सर कैसे? जरा बेटा मुझे बताओ, कभी आपने स्टील के बर्तन में खाना खाया है? कभी आपने स्टील के बर्तन में खाना खाया है? स्टील जो होता है ये बना होता है आयरन, क्रोमियम और निकल का। जरा बेटा जब आप स्टील का बर्तन सामने लेते हो, विल यू बी एबल टू डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई दिस इज निकल, दिस इज आयरन, दिस इज क्रोमियम? इफ नॉट, दैट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इफ इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर देन इट इज अ सोल्यूशन। शाबाश। इफ इट इज अ सोल्यूशन, व्हिच काइंड ऑफ सोल्यूशन इज दिस? सॉलिड सोल्यूशन। शाबाश। जरा मेरे बेटे इसी तरह बेटा आयर, हमारे पास आयर प्रेजेंट होता है। शाबाश। जरा बेटा बता, आयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बट विल यू बी एबल टू डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई कि ये यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहां पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है? इफ नॉट, तो बेटा ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। शाबाश। if it's a homogeneous mixture, which kind of homogeneous mixture? Which kind of, sorry beta, like if it's a homogeneous mixture then it's a solution. Which kind of solution is this? Then it's a solution. Which type of solution is this? Beta this is gaseous solution. This is gaseous solution. शाबाश। इसी तरह मेरे बेटे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया शुगर, मैंने लिया साल्ट, मैंने लिया ग्लूकोज और लिया वाटर। और क्या लिया बेटा? वाटर। शाबाश। इनको हमने मिक्स किया। जरा बेटा बताओ, आफ्टर मिक्सिंग विल यू बी एबल टू डिफरेंशिएट दिस इज शुगर, this is salt particle, this is glucose particle? If not, that means it is a homogeneous mixture. That means it is a homogeneous mixture. And if it is a homogeneous mixture, then it is a solution. If it is a solution, तो किस टाइप का solution है ये बेटा? सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? दिस इज बेटा लिक्विड solution.
लिक्विड सोल्यूशन। तो बेटा आपके दिमाग में अब आया होगा कि जब हम सोल्यूशन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में बस सॉलिड सोल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो सोल्यूशन किस किस प्रकार का होता है? ये सॉलिड भी हो सकता है, ये गैसियस भी हो सकता है, और ये लिक्विड सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा? शाबाश। नंबर नेक्स्ट आप सोल्यूशन को लेकर बात याद रखेंगे, इट इज वन फेज सिस्टम। इट इज वन फेज सिस्टम। वन फेज सिस्टम। सर वन फेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? वन फेज सिस्टम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक कंटेनर लिया, इसमें मैं रख रहा हूं बेटा शुगर, और लिया मैंने वाटर, इनको मैंने मिलाया तो क्या बना बेटा? सोल्यूशन। क्या बना बेटा? सोल्यूशन। जरा बेटा मुझे बताओ, बिफोर मिक्सिंग शुगर की क्या फिजिकल स्टेट थी? सॉलिड। वाटर की क्या थी? लिक्विड। यानी मेरे पास दो फिजिकल स्टेट्स थे, लेकिन जब मैंने इनको मिक्स किया अच्छे से, मेरे पास जो सोल्यूशन बना, जरा बेटा मुझे बताओ उसके कितने फेज है? एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने हैं बेटा? उसका एक ही फेज है, दैट इज लिक्विड फेज। तो बेटा जब हमारे पास सोल्यूशन आता है उसका एक ही फेज हो सकता है, आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस। नंबर नेक्स्ट जो आप बात याद रखेंगी, इट इज कंसंट्रेशन, मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को, इट इज कंसंट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड और कैन बी डिक्रीज्ड बट विद इन सर्टन लिमिट्स। बट विद इन सर्टन लिमिट्स। बेटा मेरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट विद इन सर्टन लिमिट्स। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को इंक्रीज करना या अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिक्रीज करना। तो बेटा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट विद इन सर्टन लिमिट्स। शाबाश। अब बेटा हमने सोल्यूशन को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। तो बेटा हम देखेंगे on the basis of number of components, on the basis of number of components present in solution, तो इस आधार पे हमने सॉल्यूशन को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया है। तो पहला टाइप क्या है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। शाबाश। बाइनरी सॉल्यूशन बेटा क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे बेटा। एक क्या होगा? सोल्यूट, और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। दूसरा टाइप टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। इसमें दो सॉल्यूट होंगे और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। शाबाश। और एक टाइप हमारे पास आता है, दैट इज क्वाटरनरी। दैट इज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है बेटा जिसमें चार कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। चार कंपोनेंट्स बेटा प्रेजेंट होंगे। इसमें बेटा तीन सॉल्यूट और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। शाबाश। तो बेटा हमने याद रखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन मेरे बेटे चाहे कितने भी कंपोनेंट्स किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो सॉल्यूट की सॉल्वेंट ऑलवेज कितने होते हैं? एक। बाकी क्या होते हैं बेटा? सॉल्यूट। हमारे सिलेबस में बेटा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। कौन है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। और बेटा और एक बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute, on the basis of amount of solute। हमने सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहली कैटेगरी क्या रहेगी बेटा? शाबाश। डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। या आप सिंपली याद रखेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? कम।
तो डाइल्यूट सोल्यूशन इज दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन, इज दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट सोल्यूशन in which small amount of solute is dissolved in larger amount of solvent। शाबाश। और दूसरा टाइप क्या आता है बेटा? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बेटा क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? ज्यादा। दैट सोल्यूशन in which amount of solute is present in larger quantity। गुड। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? दैट सोल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। तो सिंपली आप याद रखेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? कम। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? ज्यादा। ठीक है ना? शाबाश। नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे सिलेबस में जो सोल्यूशन है दैट इज बाइनरी सोल्यूशन, दैट इज बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन बेटा क्या होता है? बाइनरी सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो बेटा बाइनरी सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। एक को मैं क्या बोलूंगा बेटा? सोल्यूट। और मेरे बच्चे एक क्या होता है? सॉल्वेंट। अब देखो बेटा इधर सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। जनरली आपको पता ही होगा सोल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सॉल्वेंट क्या होता है? जनरली एनसीईआरटी ने भी वर्ड यूज किया है, जनरली जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। या हम बोलेंगे सोल्यूट वो होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से बेटा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? कम, वो क्या होगा? सोल्यूट। और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा? ज्यादा, वो क्या होगा? सॉल्वेंट। शाबाश। दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। अमाउंट के आधार पे मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको बताया। लेकिन अगर हम फेज की बात करेंगे, किसकी बेटा? फेज की बात करेंगे, तो सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, solvent is that component of solution which has same physical state, as that of final solution। इसका मतलब क्या है सर? solvent is that component of solution which has same physical state as that of final solution। बेटा सिंपल है, अगर फाइनल सोल्यूशन की शेप क्या होगी? लिक्विड, तो सॉल्वेंट भी किस शेप का होगा? लिक्विड का। अगर फाइनल सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट भी क्या होगी? सॉलिड। अगर फाइनल सोल्यूशन भी क्या होगा? गैस, तो सॉल्वेंट भी क्या होगा? अगर फाइनल सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? गैशियस होगी, तो सॉल्वेंट भी किस शेप का होगा? गैशियस का। तो सिंपल बात हम याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे, हमने लिया शुगर, वाटर, इनको मिक्स किया, एक सोल्यूशन बना। आप मुझे बताओ फाइनल सोल्यूशन की शेप क्या है? लिक्विड। तो शुगर और वाटर में फिजिकल स्टेट किसकी? लिक्विड है, वाटर की, तो वाटर क्या बना? सॉल्वेंट। एज सिंपल एज शुगर। तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच हैज नॉट सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सोल्यूशन। चलिए बेटा नंबर नेक्स्ट पे हम देखेंगे why water is
यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपको बेटा पता है वाटर को हम क्या मानते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन क्यों मानते हैं बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट? एक तो ये इजीली अवेलेबल है हर कहीं पे, ठीक है ना, वो तो पता ही है आप। शाबाश। दूसरा रीजन ये है कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, अराउंड 80, ठीक है ना। दैट इज द रीजन वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर कोई पूछेगा व्हाई वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आप क्या बोलेंगे? सिंपल, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? ज्यादा। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? बेटा ये आप क्लास 12th की फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। वहां पे आप जब रिलेटिव परमिटिविटी एंड ऑल दैट स्टफ पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। चलो बेटा नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे। मैंने बोला आपको सोल्यूशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? सोल्यूट। और क्या होता है? सॉल्वेंट। लेकिन सर अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम होगी, लेकिन सर अगर इनका अमाउंट भी सेम हुआ तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचानेंगे? बेटा तब हम जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे। किस पे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स पे। सर कुछ नया बता, तो बेटा ये नया है। शाबाश। तब हम जाएंगे किस पे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स पे। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे बेटा? ज्यादा, वो क्या होगा? सॉल्वेंट। और जिसके बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो आएंगे? कम, वो क्या होगा उस समय पे? सोल्यूट। और बेटा अगर आपने कहीं पे देखा एक्वस सोल्यूशन, क्या देखा बेटा? एक्वस सोल्यूशन। अगर आपने देखा लिख के एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसमें सॉल्वेंट कौन होता है? देन समझ लेना खुद ही, सॉल्वेंट इज वाटर। जहां पे लिखा क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या है? सॉल्वेंट इज वाटर। तो बच्चा लोग हम सीधे आते हैं अब कंसंट्रेशन टर्म्स पे। कंसंट्रेशन टर्म्स, बेटा देयर आर 9 कंसंट्रेशन टर्म्स, लेकिन उनमें हम बेटा कुछ डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन दैट इज वेट बाय वेट परसेंट। बिफोर वी विल डिस्कस देम, मेरे बेटा याद रखना कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूशन में कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है? कम। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, प्रेजेंट इन सोल्यूशन, कि किसी भी सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये क्या होता है? कंसंट्रेशन। और जो चीज मुझे ये पता करके देगा कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सोल्यूशन में, उसको मैं बोलता हूं कंसंट्रेशन टर्म। क्या होता है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टर्म? किसी भी सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वो क्या होता है? उसकी कंसंट्रेशन। और जो मुझे ये बोलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको मैं क्या बोलता हूं? कंसंट्रेशन टर्म। तो मेनली हमारे पास 9 कंसंट्रेशन टर्म्स है। मेनली हमारे पास बेटा कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स है? 9। पहली कंसंट्रेशन टर्म दैट इज वेट बाय वेट परसेंट, या जिसको आप मास बाय मास परसेंट भी बोलते हो या परसेंटेज बाय मास भी बोलते हो। दूसरा बेटा आप याद रखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरा बेटा आप याद रखेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। चौथा आप याद रखेंगे मोल फ्रैक्शन। पांचवा बेटा आप याद रखेंगे मोलैरिटी। नंबर 6 पे आप याद रखेंगे मोलैलिटी। नंबर 7 पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। नंबर नेक्स्ट पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। एंड नंबर 9 नॉर्मेलिटी। ठीक है ना बच्चा? यहां पे आप और एक बात बेटा याद रखेंगे, यहां पे और एक बात आप याद रखेंगे दैट इज क्वाइट नॉर्मल। अगर मैंने लिखा W, इसका मतलब होता है मास ऑफ सबस्टेंस।
W का मतलब क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैंने लिखा mm, इसका मतलब क्या है बेटा? मोलर मास। शाबाश। और एक बात बेटा आप यहां पे याद रखेंगे, सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन जो होता है बेटा, सोल्यूशन आपको पता है इसमें एक क्या होता है? सोल्यूट, बाइनरी सोल्यूशन, और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। सोल्यूट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं आइदर 2 से और बी से, सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं आइदर 1 से और ए से। ये बात याद रख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे लिखूं बच्चा, मैं लिखूंगा यहां पे W1, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं लिखूंगा यहां पे N2, इसका मतलब क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैं लिखूंगा यहां पे M1, इसका मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। शाबाश। तो बेटा आपने याद रखा हमारे पास 9 कंसंट्रेशन टर्म्स है। कौन कौन सी है? वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और कौन है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और नॉर्मेलिटी। एंड कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? ये एक ऐसा हथियार है जो मुझे बताता है बेटा कि किसी भी सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो बेटा अब हम पहली कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट। जनरली आपको यही पूछा जाता है, क्या होता है वेट बाय वेट परसेंट, या मास बाय मास परसेंट, या परसेंटेज बाय मास। देखो बेटा क्या होता है वेट बाय वेट परसेंट। 100 ग्राम सोल्यूशन में, क्या बेटा? 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, यह पता करना क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंट। या हम सिंपली याद रखेंगे 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, यह पता करना क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंट। तो क्या लिखेंगे हम बेटा? शाबाश। मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन किस में बेटा? ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। बेटा अगर किसी को लग रहा है मैं आहिस्ता पढ़ा रहा हूं तो 2x पे जाओ। शाबाश। क्या होता है वेट बाय वेट परसेंट? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। यानी बेटा 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, यह पता करना क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंट। शाबाश। तो वेट बाय वेट परसेंट किसके बराबर आएगा? वेट बाय वेट परसेंट, W बाय W परसेंट ऑफ सोल्यूट, हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ऊपर याद रख लेना बेटा, ऊपर सोल्यूट होता है, नीचे सोल्यूशन होता है। देखो बेटा इधर क्या लिखा है? W, यानी मास ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या है? W, यानी मास ऑफ सोल्यूशन। ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है, तो ऊपर हम क्या लेते हैं? सोल्यूट, नीचे क्या होता है? सोल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, लेकिन किस में बेटा? ग्राम्स में, मल्टीप्लाई क्या करना है? 100। तो बेटा ये क्या आएगा? ये क्या होता है? शाबाश। वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है बेटा? वेट बाय वेट परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, भी ग्राम्स में है, इनटू क्या होगा? 100। नंबर नेक्स्ट पे आएंगे हम, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। देखो बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, या बिफोर वी विल डिस्कस द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, याद रखना यहां पे एक बात बेटा। शाबाश। वो क्या है? अगर कहीं पे लिखा है, अगर कहीं पे लिखा है, कहीं पे न्यूमेरिकल में आपने लिख के देखा 20% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन या एक्वस सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? जरा मुझे इसको डिकोड करके दे दो। इसका सिंपली मतलब है 20 ग्राम्स ऑफ NaOH, 20 grams of NaOH are present in 100 grams of solution। और जो सोल्यूशन का नाम होगा, यहां पे सोल्यूशन का नाम क्या है? NaOH सोल्यूशन।
जो सोल्यूशन का नाम होगा वही सोल्यूट होता है। तो यहां पे सोल्यूट कौन बना? NaOH। जरा बेटा और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर लिखा है 40% बाय वेट या 40% वेट बाय वेट H2SO4 सोल्यूशन। जरा बेटा पहले मुझे बताओ सोल्यूशन का नाम क्या है? H2SO4 सोल्यूशन। तो सोल्यूट कौन बना? H2SO4। अब इसका मतलब क्या है? 40% बाय वेट H2SO4 सोल्यूशन। इसका सिंपली मतलब ये हुआ 40 grams of H2SO4 आर प्रेजेंट इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे हम आते हैं, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। देखो बेटा ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, यानी सोल्यूट का भी वॉल्यूम और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम। जरा बेटा बताओ वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? याद रख लेना। देखो बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? 100 ml सोल्यूशन में 100 ml सोल्यूशन में कितने ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है? कितने ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है? अगर हम ये पता करते हैं तो हम एक्चुअल में क्या पता करते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट? 100 ml सोल्यूशन में 100 ml सोल्यूशन में कितने ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है? ये सिंपल क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो क्या होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, लेकिन किस में बेटा? mls में। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में कितने ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। जरा मेरा बेटा मुझे बताओ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आएगा? शाबाश, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या होगा? 100। मैंने बेटा आपको पहले ही बोला ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, लेकिन ऊपर हम लेते हैं क्या? सोल्यूट। नीचे क्या लेते हैं? सोल्यूशन। अब ऊपर जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किसका लेंगे? सोल्यूट का। नीचे जब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किसका लेंगे? सोल्यूशन का। ठीक है ना बेटा? जरा मेरे बेटे मुझे बताओ अगर कहीं पे लिखा होगा 10% V बाई वी NaOH सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 10 ml of NaOH are present in 100 ml of solution। बेटा समझ में बात आ रही है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होता है सिंपली 100 ml सोल्यूशन में कितने ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नंबर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे हम आते हैं, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। जरा बेटा ऊपर देखो, ऊपर क्या है? मास। मास या वेट केमिस्ट्री में वन एंड द सेम थिंग। ऊपर क्या है? मास। नीचे क्या है? वॉल्यूम। यानी मास हमें किसका लेना है? सोल्यूट का। और वॉल्यूम किसका लेना है? सोल्यूशन का। तो बेटा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है 100 ml सोल्यूशन में 100 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। या आप सिंपली याद रखेंगे 100 ml सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। लेकिन मास किन में होगा? ग्राम्स में। तो बेटा क्या लिखेंगे हम? क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट? मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन किस में बेटा? ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स। ग्राम लिखूं फिर क्या? ml, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। जरा मेरी जान बताओ जल्दी जल्दी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की फॉर्मूला क्या आएगी? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आएगा? ऊपर क्या है? मास। तो ऊपर क्या हम लेते हैं? सोल्यूट को। मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन किन में बेटा? ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? वॉल्यूम। और नीचे हम लेते क्या है? सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन किस में बेटा? ml में। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। सिंपल, दिस इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। दूसरी फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज होगी हमारे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि बेटा अब बोर्ड एग्जाम्स वैसे नहीं रहे जहां पे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे या इसी सेशन में अगर टाइम मिला ज्यादा, या अगले सेशन में। ठीक है ना बेटा? शाबाश। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज आल्सो इक्वल टू, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज आल्सो इक्वल टू, शाबाश, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन ग्राम पर एमएल।
दूसरी फॉर्मूला लो। जरा बच्चा अगर कहीं पे लिखा हो 30% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? पहले मुझे बताओ सोल्यूशन का नाम क्या है? NaOH सोल्यूशन। तो सोल्यूट कौन होगा? NaOH। इसका मतलब है बेटा 30 grams of NaOH are present in 100 ml of solution। ठीक है बेटा, शाबाश। तो नंबर नेक्स्ट हम आते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन जिसको हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं काई से, कुछ इस तरह से सिंबल होती है काई, CHI। जरा बेटा मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अभी समझाता हूं अच्छे से। रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ moles of all the components present in solution। देखो बेटा एक रेशो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है सर? देखो बेटा इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे बेटे, मैंने आपको मैं यहां पे एक बीकर लिया या एक कंटेनर लिया मैंने, इसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ए बी और सी। ए बी और सी एंड मैं एज्यूम करता हूं बच्चा ए के N1 मोल्स है, बी के N2 मोल्स है और सी के N3 मोल्स है। अब मुझे एग्जामिनर पूछ रहा है कि मुझे निकाल के दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी वो कितने हैं बेटा? N3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब ए के मोल्स, बी के मोल्स और सी के मोल्स डिवाइडेड बाई क्या आएगा? N1 प्लस N2 प्लस N3। समझ में बात आ रही? इसी तरह अगर आपको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज N1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3। अब बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन सोल्यूट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा, अगर बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और बेटा एक बात आप याद रखेंगे, और बेटा एक बात आप याद रखेंगे, वो क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन, इन बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आता है? वन के बराबर। ठीक है ना बेटा, ये बात आप याद रखेंगे। और एक बात भी याद रखेंगे, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चा लोग? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मोल फ्रैक्शन के बाद हम आते हैं मोलैरिटी में। इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, शाबाश। और बेटा आपको पता है ये जो मोलैरिटी है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। शाबाश, मोलैरिटी। जरा बेटा मोलैरिटी क्या होता है? ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, बता मोलैरिटी क्या होता है? एक लीटर सॉल्यूशन में, एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है? वो क्या होता है? मोलैरिटी। सिंपल। क्या होता है मोलैरिटी? एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है? मोलैरिटी। तो क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन बेटा? शाबाश,
number of moles of solute present in 1 liter of solution. क्या होता है बेटा मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे 1 लीटर सोल्यूशन लिया, मैंने यहां पे 1 लीटर सोल्यूशन लिया, इस 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितने मोल्स प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है बेटा मोलैरिटी. शाबाश. अगर हम देखेंगे बेटा ऐसा यूनिट क्या है मोलैरिटी की, दैट इज मोल्स पर लीटर या मोलर भी कह सकते हो आप. शाबाश. नंबर नेक्स्ट आप याद रखेंगे मोलैरिटी जो होती है मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी बेटा मोलैरिटी जो होती है ये डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे. बिकॉज ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर मोलैरिटी चेंज हो सकती है, बिकॉज बेटा ये डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे. देखो बेटा मोलैरिटी, जरा बेटा बताओ वही से मोलैरिटी किसके बराबर आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. लेकिन बच्चा लोग किस में, लीटर. मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. इसीलिए इसका यूनिट भी क्या है, मोल, और वॉल्यूम का क्या है, लीटर. नंबर नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे हम. मोलैरिटी इज ऑल्सो इक्वल टू मोल्स के बदले में क्या ले सकता हूं, मोल्स के बदले आपको पता होना चाहिए बेटा, मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, मोलर मास. पढ़ा होगा आपने. मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. शाबाश. देखो बेटा मोलैरिटी इज ऑल्सो इक्वल टू, मोल्स के बदले हम क्या लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, W2 मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय M2 का मतलब क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इनटू क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. लेकिन इस बार हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में लेंगे, ml में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 1000 से. दूसरी फॉर्मूला है मोलैरिटी. और एक फॉर्मूला बेटा आप याद रखेंगे मोलैरिटी के लिए, मोलैरिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 10 into density of solution into weight by weight percent divided by M2 molar mass of solute. ये और एक फॉर्मूला है बेटा, न्यूमेरिकल्स को लेकर बहुत काम आती है. और एक फॉर्मूला बेटा आप याद रखेंगे, मोलैरिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 10 इंटू, जरा बेटा अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोला वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट. आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मोलैरिटी क्या होती है. नंबर नेक्स्ट पे बेटा आप याद रखेंगे, अगर कहीं पे लिखा होगा बाइमोलर, कहीं पे क्या लिखा होगा, बाइमोलर, तो इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी कितनी है, 2. अगर कहीं पे लिखा है सेमीमोलर, इसका मतलब मोलैरिटी कितनी है, 0.5. अगर कहीं पे लिखा है डेसिमोलर, उसका मतलब है मोलैरिटी कितनी है, 0.1. सेंटीमोलर 0.001, तो सो ऑन. शाबाश. नंबर नेक्स्ट पे आप देखेंगे मेरे बेटे, आप ही मुझे बताएंगे, जरा बेटा मुझे बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, क्या किया बेटा, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज.
बता, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मोलेरिटी क्या होगी? डिक्रीज। ये समझ रहे हो ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम मोलेरिटी विल डिक्रीज। तो बेटा क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या मेरे बेटे मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं, मोलेरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? मोलेरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि मैंने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया मोलेरिटी क्या हो गई बेटा? डिक्रीज। समझ में बात आ रही? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म फॉर बोर्ड एंड नीट एग्जाम्स एज वेल। समझ में बेटा बात आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं मोलेरिटी क्या होगी? डिक्रीज। जरा मेरे बेटे और एक बात, और एक बात, और एक बात मुझे बताओ, अभी अभी आपने सुना मोलेरिटी किसके बराबर होती है? मोल्स डिवाइडेड बाय क्या आता है? वॉल्यूम। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जरा मेरे बेटे मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मुझे मोल्स निकालने होंगे तो मोल्स किसके बराबर आएंगे? मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम। यानी बेटा अगर मुझे किसी सोल्यूशन का मोलेरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मैं और क्या निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलेरिटी। शाबाश। नंबर नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैलिटी, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा स्मॉल एम से। मोलैलिटी को अपन रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एम से। शाबाश। जरा बेटा क्या होता है मोलैलिटी? मोलैलिटी का मतलब होता है 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है मोलैलिटी। 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये क्या होता है बेटा? मोलैलिटी। तो क्या होगा मोलैलिटी? नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। आई बात समझ में? जरा बच्चा लोग इसके यूनिट्स क्या होंगे? मोल पर केजी या मोलल। शाबाश। जरा मेरे बेटे आप मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में बेटा? केजी में। ठीक है ना बेटा? ये एक फॉर्मूला है। दूसरी फॉर्मूला बेटा मोलैलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू, मोल्स के बदले में क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ, मोल्स ऑफ सोल्यूट के बदले क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। शाबाश। इनटू क्या करेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। या W1 शॉर्ट में लिखना था, लेकिन अभी किस में लेंगे? ग्राम्स में। तो मल्टीप्लाई क्या होगा? 1000। दूसरी फॉर्मूला है बेटा। शाबाश। मोलैलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू, molality is also equal to mole fraction of solute into 1000 divided by 1 minus mole fraction of solute into molar mass of solvent। M1 मैंने बेटा यहां पे लिखा, M1 बेटा मैंने यहां पे लिखा। शाबाश। और एक फॉर्मूला है बेटा, और एक फॉर्मूला है मोलैलिटी को लेकर, 1000 into molarity divided by 1000 into density of solution minus molarity into molar mass of solute। beta these are very important formulas for the board and NEET exams। तो बेटा ये जो फॉर्मूलाज है जो मैंने आपको लिखाई बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे, इन वाली फॉर्मूलाज से बेटा आपके न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि अभी नीट में भी और क्या कहते हैं इसको, जेके बॉस में भी
न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नीट में तो पूछे ही जाते थे, लेकिन जेके बोस में भी अब डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना बेटा? और यहां पे और एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैलिटी जो है बेटा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? इट डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, because on changing the temperature molarity will change but molality will not change. That is the reason we preferred molality over molarity. नंबर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे हम आते हैं। दैट इज पीपीएम, या आप जिसको बोलते हो पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। जरा मेरी जान बताओ जल्दी जल्दी, क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन? देखो बेटा, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में, 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन किस में बेटा? ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। इसको अपन क्या बोलता है? पार्ट्स पर मिलियन। यानी सिंपली बेटा 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। शाबाश। पीपीएम जरा बेटा बताओ किसके बराबर आए? मास ऑफ सोल्यूट, किसमें? ग्राम्स में, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 10⁻⁶। सिंपल एज शुगर। जरा बेटा इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ग्राम्स में तो पता ही आपको, इंटू 100 इंटू 10⁻⁴, 2 0 करना काम सुबह 100, ठीक है ना बेटा? इंटू 10⁻⁴, हाँ लिख सकते हैं। जरा बेटा इसको देख के कुछ याद आ रहा है? इसको देख के कुछ याद आ रहा है? बताओ बेटा, याद आनी चाहिए ना इसकी। आ रहा है कुछ याद? वेट बाय वेट परसेंट किसके बराबर होता था? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो पीपीएम की और एक फॉर्मूला क्या बनेगी बेटा? शाबाश, बताओ जल्दी जल्दी। पीपीएम इज ऑल्सो इक्वल टू, इसके बदले क्या लिखेंगे बेटा? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट ऑफ सोल्यूट इनटू क्या करेंगे बेटा? 10⁻⁴। समझ में बेटा बात आई? शाबाश। अब इसके बाद और भी फॉर्मूलाज बन सकते हैं, बट हम डायरेक्टली लेंगे बेटा पीपीबी। सर न्यूमेरिकल्स, आप सोच रहे होंगे सर न्यूमेरिकल्स ही नहीं दिखा रहा है। बेटा नेक्स्ट सेशन में हम बस न्यूमेरिकल्स देंगे। आज के सेशन में आप ये पढ़ लेना अच्छे से, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या लेंगे? न्यूमेरिकल्स। शाबाश। पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। जरा मेरी जान बताओ जल्दी जल्दी, पार्ट्स पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। बेटा बताओ जल्दी जल्दी, पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है? सिंपल, 10⁻⁹ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में, बिलियन गुना 10⁻⁹, 10⁻⁹ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में, 10⁻⁹ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन।
या 10⁻⁹ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितना मास एब्सोल्यूट प्रेजेंट है, ये पता करना क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स present in 10⁻⁹ grams of solution. This is parts per billion. जरा मेरी जान बताओ जल्दी जल्दी, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी किसके बराबर आएगा, शाबाश, पीपीबी किसके बराबर आएगा, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन ग्राम्स में मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 10⁻⁹ शाबाश। जरा बेटा और एक फॉर्मूला क्या बनेगी इसकी, पीपीबी, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 इनटू 10⁻⁷ वो लिख सकता हूं कि नहीं। जरा बेटा मुझे बताओ इसके बदले क्या लिखूं मैं, इसको क्या नाम दूं मैं, क्या नाम दूं मैं इसका, W/W%, है ना बेटा, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो दूसरी फार्मूला क्या बनेगी पीपीबी की, इसके बदले क्या आएगा डायरेक्टली, वेट बाई वेट परसेंट इंटू क्या आएगा, 10⁻⁷। आई बेटा समझ में बात, क्लियर है। तो आई बिलीव आपको ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर हुई होंगी। जरा बेटा यहां पे मुझे बताओ आप, यहां पे जहां पे हम मोलैरिटी डिस्कस कर रहे थे, अगर कहीं पे लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखता हूं, अगर कहीं पे लिखा होगा, अगर कहीं पे लिखा होगा 2 मोलर, यानी 2m का मतलब क्या होता है, 2 मोलर NaCl सोल्यूशन। जरा बेटा इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब है 2 moles ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, ये बात क्लियर याद रखना। कहीं पे लिखा है सेमी मोलर सोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या है, 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। कहीं पे लिखा है बाई मोलर सोल्यूशन, उसका मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा आई बिलीव आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बट देखो बेटा बोर्ड एग्जाम्स अब नजदीक आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने इस सीरीज स्टार्ट की, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करेंगे, क्योंकि बेटा बिलीव मी, मैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और जितना भी बोर्ड में आएगा, जितना भी आपके बोर्ड में आएगा, वो इंशाल्लाह 99.9% से ऊपर हमारे कोर्स में अवेलेबल होगा। बेटा अगर आप इस समय पे भी मेहनत नहीं करते हो ना, तो यकीनन 2-4 महीने बाद आप पछताओगे। सिंपल क्या करना है बेटा, ये जो मैंने लेक्चर पढ़ा है इसके नोट्स बनाने हैं, और फिर लर्न अच्छी तरह से करना है इसको, जितना भी मैंने पढ़ाया या जितना भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, नोट्स लेने हैं। बेटा ये जो 2-3 साल होते हैं, ये बहुत क्रूशल होते हैं आपको लेकर, बेटा ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल होते हैं। बिलीव मी, अगर आप इस समय पे भी मेहनत नहीं करोगे, तो मैं अभी शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बोझ ना पड़े, अदरवाइज हम इसको एक शॉट में भी खत्म कर सकते हैं। बेटा कहते हैं ना कि व्हाट इज इजी टू डू इज नॉट राइट टू डू, व्हाट इज इजी टू डू इज नॉट राइट टू डू, एंड व्हाट इज राइट टू डू इज नॉट इजी टू डू। इसका सिंपल मतलब क्या है, जो हमें आसान लगता है ना, वो ऑलवेज ठीक नहीं होता है हमारे लिए। जैसे इंस्टा को स्क्रॉल करना, दुनिया में आए हो बेटा, इस दुनिया में आए हो नाम कमाओ, एंड नाम कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ व्हाट इज इजी टू डू इज नॉट राइट टू डू, सो व्हाट टू डू, सो डू दैट व्हाट इज डिफिकल्ट टू डू। तो बेटा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि सुधर जाओ, अभी भी मौका है। इंस्टाग्राम से कुछ नहीं निकलेगा, स्नैप से कुछ नहीं मिलेगा, घूमने से अभी कुछ नहीं मिलेगा। फोकस ऑन योर नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज बेटा आपके पेरेंट्स को आप पे बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा नाज होता है। डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको डिसअपॉइंट बेटा मत करो। बेटा इस दुनिया में जितना भी हमारे पास टाइम होता है तो लोग हमें याद रखने चाहिए। हमारा माँ बाप जो है वो हमारा नाम फ़ख्र से लेना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली मुझे एक शायर याद आया, कहते हैं कि एक ये जहाँ एक वो जहाँ, एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दो जहाँ के दरमियाँ बस फासला एक सांस का, जो चल रहा है जो चल रही है तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। लेकिन जितने टाइम हम बेटा इस जहाँ में है तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें ऑलवेज याद रखा जाए, हमारा नाम तारीख में हो। तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।